हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक फर्स्ट सेम। यहाँ पे हम बीटा और गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है। इसके बाद फर्स्ट सेम की फर्स्ट यूनिट में जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में जो सीक्वेंस सीरीज है, फिर 5 यूनिट होती है। क्या होता है कि बीटेक में तुम्हारी जो यूनिट्स का वेरिएशन किस प्रकार होता है, कई बार क्या होता है कि जो सिलेबस होता है वो अलग अलग सेमेस्टर में डिफाइन कर लिया होता है। तो यहाँ पे जो सिलेबस में बता देता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमारे बीटा और गामा फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक डालो बीटा और गामा फंक्शन। तो डेफिनेशन लिखना है, गामा फंक्शन क्या होता है कि गामा एक ऐसा फंक्शन होता है जो एन की वैल्यू को डिफाइन करता है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन। पॉजिटिव मतलब धनात्मक वैल्यू जीरो क्या होता है, न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वैल्यू बोली जाती है जब रियल नंबर के जीरो से सारी बड़ी वैल्यू बोली जाती है, वो सारी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू। जैसे अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो ये रियल नंबर्स होते हैं आर। आर की सारी ग्रेटर देन वैल्यू जीरो, आर ग्रेटर देन जीरो, आर की वैल्यू लेस देन जीरो, ये होती है पॉजिटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज ये होती है नेगेटिव वैल्यूज। इसको ऐसे भी लिखा जाता है जीरो से लेके इंफिनिटी। इसको लिखा जाता है माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो। रियल नंबर्स में इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता है क्योंकि ये होता है एक्सटेंडेड रियल नंबर में, इसलिए हम हमेशा इसमें ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में जीरो यहाँ पे भी नहीं है, जीरो यहाँ पे भी नहीं है। जीरो क्या है, ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो जीरो का क्या लिखा जाता है, जीरो ना, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव ना ही नेगेटिव नंबर है। अब बात करते हैं हम बीटा और गामा फंक्शन में क्या पढ़ रहे होते हैं। तो गामा फंक्शन में एन की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जैसे तुमने फैक्टोरियल एन की वैल्यू करी थी तो वहां तुम पढ़ते हो फैक्टोरियल एन जब पढ़ते हो तब उसकी जो वैल्यूज होती है, एन की वैल्यूज क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। फैक्टोरियल वन की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ये तो पढ़ के आते हैं हम 12th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू को डिफाइन करते हैं और उसको लिखा जाता है ए से। फैक्टोरियल को तो लिखा जाता है ए से या ए से लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल और ये होता है गामा फंक्शन। अब जब मैं बोल रहा हूँ गामा फंक्शन तो सिंपली डिफाइन है कि ये कोई ना कोई फंक्शन होता है जो नेचुरल नंबर की हर एक वैल्यू को एक असाइन करता है। मतलब उस हर एक नेचुरल नंबर की एक हर एक वैल्यू को एक फिक्स नंबर पे डिफाइन करता है। तो ये क्या होता है कि एक इंटीग्रल वैल्यू होती है, इंटीग्रल जीरो से लेके इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक इंटीग्रल वैल्यू होती है, उसको डिफाइन करता है। तो वो जो डिफाइन करता है गामा एन। तो यहाँ डेफिनेशन डाल के लिखना सबसे पहले, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन, ये मिटा देते सबसे पहले। तो अब पढ़ते हैं अपन गामा फंक्शन के बारे में। तो डेफिनेशन डाला गामा फंक्शन, यहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम गामा फंक्शन पढ़ रहे हैं तो होता क्या है। सबसे पहले इसकी कुछ थोड़ा आगे तुम जैसे इसके सवाल करते जाओगे तो तुम्हें पता पड़ता जाएगा गामा फंक्शन होता क्या है। तो सिंपली तो एक नेचुरल नंबर की हर एक वैल्यू को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो और उसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जब आप बोलते हो नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर को ऐसे लिखा जाता है या फिर बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, तो दोनों की बात एक ही होती है। तो आप ऐसा बोलो कि फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन, या फिर फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो दोनों ही बातें सही है। तो डेफिनेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन
की हर एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए एक फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रल की वैल्यू होती है, उसको उसकी जो हर एक n की वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 1 2 3, उस हर n की वैल्यू के लिए एक फंक्शन होता है, उस इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो कहलाती है गामा फंक्शन। इनफाइनाइट इंटीग्रल जीरो से लेके इंफिनिटी, e की पावर x की पावर n माइनस वन, e की पावर माइनस n, माइनस x dx is defined as gamma function। इसको गामा फंक्शन भी लिखा जाता है, जैसे गामा फलन बोला जाता है हिंदी में इसको, ठीक है, लिख देते हैं इसके। यह फॉर दिस इंटीग्रल is defined as, is written as gamma of n, and we can write it as gamma of n equal to 0 से लेके इंफिनिटी x की पावर n माइनस वन, e की पावर माइनस एक्स और dx, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n, n की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। n, फिर से सुन लेना, n की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। उस फंक्शन के लिए हर एक n की वैल्यू के लिए अगर जो भी इस फंक्शन की वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं गामा n, ठीक है। तो गामा और फैक्टोरियल में रिलेशन भी होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, वैसे गामा की भी एक वैल्यू होती है, आगे हम पढ़ लेंगे, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो गामा एन और फैक्टोरियल में रिलेशन क्या होता है। अब ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, जैसे हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल तीन तरीके का होता है। ऐसा इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है यदि उसमें तीन कंडीशन होती है, या तो जो गिवन इंटीग्रल की वैल्यूज पे, मतलब जो लिमिट्स होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, या तो अपर लिमिट या लोअर लिमिट या फिर दोनों अनडिफाइंड है, दूसरा ये फंक्शन अनडिफाइंड है, और तीसरा इस इंटीग्रल की वैल्यू पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो ये तीन तरीके का इंटीग्रल होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। तो ये यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ जो लिमिट है अपर लिमिट, ये क्या इंफिनिटी। तो ऐसे इनफाइनाइट इंटीग्रल्स करोगे, x की एक वैल्यू को लेकर, ई तो क्या होता है एक कांस्टेंट होता है, ई क्या होता है ln का बेस होता है, ln हम पढ़ते हैं, ln क्या होता है लॉग, लॉग में जब बेस ई होता है तो उसको ln बोला जाता है। तो ई वो है एक इम्प्रॉपर, एक क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। तो इस जो गामा n की वैल्यू होती है उसको बोला जाता है ये, ठीक है। ये तो हो गया गामा फंक्शन। सेम एज इट इज ये लिखो, बीटा फंक्शन भी होता है। बीटा फलन को, ये तो हो गया गामा फंक्शन, और एक होता है बीटा फंक्शन, ठीक है। बीटा फंक्शन क्या होता है, सेम एज इट इज, जैसे गामा एन की वैल्यू होती है वैसे बीटा एम एन की वैल्यू लिखी जाती है। एन की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमने क्या बोला, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ने से पहले रियल नंबर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे,
तो जो जिनको बेसिक रियल नंबर सिस्टम नहीं पता है वो उसमें फंक्शन रिलेशन के बारे में जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है वो उस समय पढ़ सकता है। जो सेकेंड यूनिट जो है हमारे सीक्वेंस और सीरीज, उस समय हम बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में, फंक्शन के बारे में, रिलेशन के बारे में वो भी पढ़ लेंगे। तो ये जो टर्म्स होती है, हम जब भी कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं तो टर्म्स होती है कुछ पॉजिटिव, इंटीग्रल। तो ये क्या, एक तो पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, मतलब सारे जीरो से लेके इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट जीरो इंफिनिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव के इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो हर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए, हर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू n के लिए इनफाइनाइट इंटीग्रल दिस। इनफाइनाइट इंटीग्रल का मतलब ये होता है उसकी कोई भी एक लिमिट इनफाइनाइट है, या फिर दोनों भी हो सकती है। यहाँ पे अपर लिमिट इनफाइनाइट है, लोअर लिमिट क्या है, जीरो। इस n की एक फिक्स वैल्यू के लिए ये जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो गामा n कहलाएगी। जैसे गामा 4 की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पे n की जगह 4 लिख दो। वैसे बीटा एम एन बीटा फंक्शन होता है, ये तो हो गया गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन को लिखा जाता है बीटा ऑफ एम एन, ठीक है, ये लिखा जाता है बीटा ऑफ एम एन। और इस ये भी एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी इंटीग्रल की वैल्यू 0 से लेके 1 तक डिफाइन होती है। और इस इंटीग्रल वैल्यू को हम लिख देना इसको भी। ये होगी इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 ऑफ dx। फिर से देख लेना, 0 से लेके इंटीग्रल की वैल्यू 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 ऑफ dx। इसको लिखा जाता है बीटा ऑफ एम एन, ठीक है। ये तो हो गया बीटा फंक्शन और ये हो गया गामा, ये हो गया गामा फंक्शन और ये हो गया बीटा फंक्शन। इसको बीटा एम एन लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम बीटा एन एम भी लिख सकते हो। जनरली एम एन बोला जाता है, बीटा एन एम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, बीटा पी क्यू भी लिख सकते हो। एम एन का मतलब क्या होता है, जनरली हमें जब नेचुरल नंबर की वो वैल्यूज बोली जाती है तब हम एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नेचुरल नंबर के लिए एक और नंबर चाहिए होता है तो हम एम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एम एन है तो पी क्यू का यूज किया जाता है। हमारे पास इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 से ज्यादा जब लेटर्स हो जाते हैं तो हम हर एक नेचुरल नंबर के नीचे सफिक्स का यूज किया जाता है। जैसे n1 n2 n3 ऐसे n1 n2, क्योंकि हमारे पास कितने 26 ही लेटर्स हैं इंग्लिश में। तो ये जो वैल्यू होती है बीटा एम एन। आगे हम जैसे जैसे सवाल करेंगे तो तुमको ये समझ में आता जाएगा कि गामा एन की वैल्यू क्या होती है। जैसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जब भी बोली जाती है तो सबसे पहले तुमने ये समझा था कि फैक्टोरियल होता है क्या। उसके बाद फैक्टोरियल एन की वैल्यू डिफाइन की थी, डायरेक्ट फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल गामा में डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक फैक्टोरियल की वैल्यू जैसे तुम डिफाइन कर सकते हो वैसे गामा की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे फैक्टोरियल 5 है, गामा 5 की वैल्यू डिफाइन हो सकती है, गामा 6 की वैल्यू डिफाइन हो सकती है। ये सब हम आगे आगे देखेंगे। अब हम सबसे पहले हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, इसके बाद हम बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे बीटा एम एन की वैल्यू, या फिर जैसे मैंने अभी बोला तुम बीटा पी क्यू भी लिख सकते हो। तो बीटा पी, अगर किसी ने लिखा बीटा पी क्यू और किसी ने लिखा फिर बीटा क्यू पी, बीटा एम एन और बीटा एन एन में क्या रिलेशन होता है। ये तो हो गया बीटा एम एन, ये हो गया बीटा एन एन। इसमें क्या सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बीटा, ये बीटा फंक्शन की बीटा एम एन और बीटा एन एन में क्या रिलेशन होता है। तो अगर बीटा एम एन की वैल्यू बोलेंगे बीटा एन एन की वैल्यू दोनों एक होती है, मतलब बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एन। तो सबसे पहले इतना लिख दो। और वीडियो लेक्चर के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, तुम लिख सकते हो, पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो। इससे क्या होता है तुम्हारा डाटा का खपत कम हो जाती है। तो पहला पॉइंट है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम एन एन, बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एन। इसका मतलब क्या है, अगर बीटा एम एन की वैल्यू लिखोगे बीटा एन एन की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सबसे पहले हम बीटा एम एन की वैल्यू लिखेंगे, उसको बीटा एन एन के बराबर प्रूव करा देंगे, ठीक है। तो बीटा एम एन की वैल्यू लिखो क्या होती है,
since we know that value of beta function is defined as following. बीटा एम की वैल्यू होती है इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी। गामा फंक्शन में जो इंटीग्रल की लिमिट होती है वो 0 से 1 होती है और बीटा फंक्शन में इंटीग्रल की लिमिट 0 से लेके इनफाइनाइट होती है। ये थोड़ा अंतर है बीटा और गामा फंक्शन में। बीटा एम एन इक्वल टू 1 माइनस वाई की पावर n माइनस 1 वाई की पावर n माइनस 1 और माइनस ऑफ dy। अब ये कहां से आया? लेट वी टेक x इक्वल टू 1 माइनस वाई इन बीटा ऑफ mn, where बीटा mn इक्वल टू बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके इनफिनिट x की पावर n माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 और dx। ठीक है, हमने क्या चूज किया? यह देखना बीटा एम एन की वैल्यू को हमने इस प्रकार डिफाइन किया जहां x की वैल्यू 1 माइनस 1 है, x की वैल्यू क्या है? y माइनस 1। हम जानते हैं इंटीग्रल की वैल्यूज को कई बार डिफाइन किया जाता है, जैसे इंटीग्रल की वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम कि इंटीग्रल की वैल्यूज को हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे dx में फंक्शन दिया होता है x, वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x मान लो। जैसे dy बाय dx में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? x होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। dy बाय dx है, यहाँ पे क्या है? dx होता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x। ठीक है, जैसे dy बाय dx जब लिखते हैं तो इसमें जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर में जो वैल्यूज होती है, वेरिएबल होता है, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल होता है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बोलते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। कोई भी एक वैल्यू होती है उसको जनरल फॉर्म में याद रखो। कोई भी एक वैल्यूज होती है, जब भी जैसे कई बुक्स में तुमको ऐसा हो सकता है कि बीटा एम की जगह बीटा एन एम लिखा हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोई भी एक वैल्यू को जनरल फॉर्म में याद रखा करो, एक तरीके से रट लिया करो। बीटा एम एन इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। जब तुमको बीटा एम एन की वैल्यू पता है तो बीटा एम एन की वैल्यू इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। वैसे ही एक याद कर लिया करो कि dy बाय dx है, उसमें न्यूमरेटर वाला जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिनोमिनेटर वाला वेरिएबल है जो x है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसको y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा जाता है। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्म को हमेशा याद कर लिया करो, इससे क्या होता है? कंफ्यूजन दूर हो जाता है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है। यहाँ पे क्या है? x जो है, ये जो फंक्शन होता है x, वेरिएबल x, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस केस में अपन डायरेक्टली कह सकते हैं, हमें क्या करना है? बीटा एम एन की वैल्यू को बीटा एन एम के बराबर प्रूव करना है। बीटा फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। अब यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हो कि x की वैल्यू को अगर हम 1 माइनस वाई के बराबर लिखे तो यहाँ से कह सकते हो कि dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। y क्या है? y भी एक फंक्शन है, तो dx 0 dx इक्वल टू 0 माइनस ऑफ dy। तो dx की जगह क्या आएगा? माइनस dy आ जाएगा। 1 यहाँ पे x था, x की जगह हमने क्या रखा? 1 माइनस फाइव। या एक काम करना, इसकी इक्वेशन को पहले लिख देना। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखते रहना। तो देखो वीडियो लेक्चर के बारे में ये सजेशन है, ये पहला वीडियो है तो कुछ बातें मैं बताऊंगा, बेसिक चीजें। तो ठीक है, पहला सजेशन यही है तुम्हारे लिए कि पहला जो वीडियो देखते हो एक बार को, वो वीडियो तुम समझने के लिए देखा करो। तुम्हें जो है नोट्स उतारने के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा। तो नोट्स जब उतारने तुमको वो सेकंड टाइम जब वीडियो देखते हो उस टाइम उतारो, ताकि तुम्हें ये पता, जैसे
हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले लिखनी चाहिए। ये जो चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, ये तुम्हें बाद में पता पड़ जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे पता पड़ती रहेगी। तो एक बार वो जो वीडियो होता है वो सिर्फ समझने के लिए देखो, और सेकंड टाइम वीडियो देख रहे हो 2 टाइम देखा करो, ताकि तुम्हें समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाए। सेकंड टाइम वीडियोस होता है वो तुम्हारे नोट्स बनाने के लिए यूज किया करो, ठीक है। तो पहले बार वीडियो सिर्फ तुम समझने के लिए देखा करो, ताकि जो कई बार जो होती है, जैसे तुम अभी तुम्हारा फर्स्ट सेम चल रहा है, तो और ये पहली यूनिट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कई बेसिक चीजें भी होती है, जैसे ये अभी 12th क्लास में कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि dy by dx में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीजों को क्या होता है कि बुक्स में अलग से भी हाईलाइट करके लिखा जाता है, ताकि ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी होती है। जैसे बीटा एम लिखोगे, जैसे हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे तो फैक्टोरियल गामा में डायरेक्ट रिलेशन भी देख लेंगे। अभी हम बीटा फंक्शन पर, इसलिए मैंने उस टाइम वो स्किप कर दिया था पॉइंट। तो यहाँ पे देखो बीटा एम की वैल्यू आ गई। बीटा एम की वैल्यू क्या होगी, एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। इसको जैसे सॉल्व करोगे तुम, वन माइनस वाई की पावर एम माइनस वन, वाई की पावर एन माइनस वन और माइनस ऑफ डी वाई। माइनस क्या होती है, इंटीग्रल की वैल्यू को डिफाइन चेंज नहीं करता, तो माइनस क्या हो जाएगा, एक तरीके से कांस्टेंट है, तो माइनस आगे आ जाएगा। माइनस को वैल्यू को आगे लिख दो एक बार। और इसको अगर जैसे आगे अगर सॉल्व करने जाएंगे तो देख लेना एक बार, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। मैं इस वैल्यू को सॉल्व करके लिख रहा हूँ। बीटा एम एन में इंटीग्रल 0 से 1 होता है। बीटा एम एन में इंटीग्रल 0 से 1 होता है। गामा फंक्शन में इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट होता है, ठीक है। बीटा फंक्शन में इंटीग्रल 0 से 1 होता है, ये 0 से 1। और माइनस माइनस नंबर क्या कहता है कि इंटीग्रल में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देता है। ये लिमिट क्या बन जाएगी, 1 से लेके 0 बन जाएगी। 1 माइनस वाई की पावर एम माइनस वन, वाई की पावर एन माइनस वन ऑफ डी वाई, ठीक है। अब